हेलो दोस्तों, मैं सुरेश यादव सक्सेस अड्डा फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा क्या है, लेक्चर नंबर 4। हमारी वो जो सीरीज चल रही है 500 क्वेश्चन की, स्पेशल फॉर यूपीपीसीएल। तो आप लोग क्या करिए, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी लोग लाइव आ जाइए। हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसके आगे हमारा मैग्नेट का क्लास वो क्वेश्चन चल रहा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर कितना तक हो गया है, 50। आज हम लोग क्या लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 के आगे लेते हैं। तो आप लोग सब लोग लाइव आ जाइए, हम लोग एक एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्लियर दोस्तों? चलो ठीक है। तो हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 छोटा सा न्यूमेरिकल है। जब जब धारा 0.5 एम्पियर पर सेकंड की गति से बदल रही है, जब धारा 0.5 एम्पियर पर सेकंड की गति से बदल रही है तो विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। तो विद्युत वाहक बल क्या है, 2 वोल्ट है। कॉइल का स्वप्रेरकत्व कितना होगा? दोस्तों जल्दी से आप लोग कमेंट करिए कि एक धारा जो है 0.5 एम्पियर पर सेकंड से क्या है, गति से बदल रही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है हमारी क्या है, वो 0.5 एम्पियर है, 5 एम्पियर पर सेकंड है। उस कंडीशन में जो उसका विद्युत वाहक बल है वो कितना है दोस्तों, 2 वोल्ट है। कह रहा है उसका स्वप्रेरकत्व निकालो। तो उन्होंने ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 4 हेनरी, बी ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है 2, सी ऑप्शन दिया हुआ है 1 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 10। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए, बहुत अच्छा सवाल है, सभी का कमेंट इस पे आना चाहिए, एक एक लोग का। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा करेक्ट होगा। तो दोस्तों आप लोग क्या जानते हो, आप लोग जानते हो E बराबर यल डी आई अपान डी टी, ये फार्मूला जानते हो। तो देखो इसमें क्या क्या दिया है। देखो 15.5 एम्पियर पर सेकंड कहने का मतलब डी बाई डी टी की वैल्यू उन्होंने दे दी है, और उसके बाद विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट ई दे दिया है। बस आपको निकालना क्या है, एल की वैल्यू पूछ रहा है। तो दोस्तों आप लोग देखो यहाँ पे रखो 2 एल डी आई अपान डी टी 0.5, ये तो दिया हुआ है। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, 2/0.5 या फिर 20 हो जाएगा। ऊपर दशमलव के स्थान पे 0 बढ़ा दो ऊपर, ये नीचे हो जाएगा 5 से कट जाएगा 4। तो दोस्तों कौन सा आंसर इसमें करेक्ट होगा, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? एकदम जरूर बताइएगा, एकदम समझ में आना चाहिए। सवाल बहुत छोटे हैं, बट आपको नहीं याद में आया वहाँ पे सूत्र कैसे लगाना है तो आप लोग लगा नहीं पाओगे। क्लियर? चलो तो क्वेश्चन हो गया। चलिए आप लोग को जो क्वेश्चन अच्छा लगे आप उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करिए ना, उसका जैसे सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा वहीं साथ में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 दिया है, क्यूरी ताप से ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ व्यवहार करता है। लौह चुंबकीय पदार्थ कैसा व्यवहार करता है? क्लियर दोस्तों? अगर एक हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, लौह चुंबकीय पदार्थ है, उस पदार्थ को क्यूरी ताप के ऊपर गर्म कर दिया जाए तो हमारा जो ये क्या होगा, पदार्थ कैसा व्यवहार करेगा। तो इन्होंने पहला ऑप्शन दिया है अनुचुंबकीय की तरह। कैसा दोस्तों? अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाए होगा। बी प्रतिचुंबकीय, सी लौह चुंबकीय,
डी ऑप्शन ये सभी। तो दोस्तों बताइए कि अगर क्यूरी ताप पे एक लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाएगा तो वो किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा या किसकी तरह व्यवहार करने लगेगा। तो हमारा दोस्तों क्या होता है, जब कोई पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ जब उसको गर्म कर दिया जाता है क्यूरी ताप के ऊपर तो वो हमारा अनचुंबकीय पदार्थ की तरह व्यवहार करने लगता है। तो अनचुंबकीय, तो हमारा कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। समझ में आया। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53। बस आप लोग क्या करिए यार, वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाइए ना। अगला क्वेश्चन देखो, रिलक्टेंस, क्वेश्चन नंबर 53 है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस के व्युत्क्रम की इकाई है। देखो रिलक्टेंस के व्युत्क्रम की इकाई पूछ रहा है, रिलक्टेंस का जो व्युत्क्रम होता है उसकी इकाई पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है हेनरी, बी ऑप्शन दिया है हेनरी प्रति मीटर, सी ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है मीटर प्रति हेनरी और डी ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है हेनरी इनवर्स। क्या दिया हुआ है दोस्तों, हेनरी इनवर्स। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमने आपको बताया हुआ है जो रिलक्टेंस का मात्रक होता है वो 1 हेनरी होता है। तो वही रिलक्टेंस का व्युत्क्रम पूछ रहा है तो 1 हेनरी के स्थान पे क्या हो जाएगा दोस्तों, हेनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हेनरी हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, ए करेक्ट है। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54, 54 नंबर ना। तो इसमें 54 नंबर क्वेश्चन है सापेक्ष चुंबकशीलता। सापेक्ष चुंबकशीलता की, सापेक्ष चुंबकशीलता की इकाई क्या है। सापेक्ष चुंबकशीलता की इकाई क्या है। तो इन्होंने दिया है पहला हेनरी, बी ऑप्शन दिया है मीटर प्रति हेनरी, सी ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है हेनरी प्रति मीटर और डी ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है बीमाहीन, बीमाहीन राशि। दोस्तों आप लोग बताइए सापेक्ष चुंबकशीलता जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव परमिबिलिटी का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं जो रिलेटिव परमिबिलिटी निकाली जाती है वो क्या होती है, μ/μ0। पदार्थ में और शून्य में दोनों का अनुपात होता है और दोनों चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का ही अनुपात होता है। एक हवा में ले लेते हैं एक पदार्थ में ले लेते हैं, दोनों का जो अनुपात निकालते हैं वही हमारी क्या होती है, रिलेटिव परमिबिलिटी होती है, सापेक्ष चुंबकशीलता होती है। जब दोनों का ऊपर नीचे सेम ही है तो क्या होगी हमारी राशि, बीमाहीन, बीमाहीन राशि होती है। इसका कोई मात्रक नहीं होता। अगर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सापेक्ष चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है तो आप लोग बोल देना डायमेंशनलेस क्वांटिटी, बीमाहीन राशि होती है। क्लियर दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्या है क्वेश्चन नंबर 55। 55 दिया है निर्वात में सापेक्ष चुंबकशीलता, निर्वात में सापेक्ष चुंबकशीलता होती है। तो उन्होंने पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर। बी ऑप्शन इन्होंने दिया है 1 हेनरी प्रति मीटर और सी ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है 1 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 4 पाई। तो बताइए आप लोग ने, अब हमने क्या बता दिया, निर्वात सापेक्ष चुंबकशीलता कोई मात्रक होता नहीं, तो ये दोनों मात्रक दे दिए हैं तो गलती है ऑलरेडी। तो बताइए निर्वात वैक्यूम में हमारा जो होता है वो सापेक्ष चुंबकशीलता का मान कितना है दोस्तों, जल्दी आप लोग कमेंट करिए बहुत जल्दी से, कौन सा होगा, बहुत सही क्या होगा हमारा
सी ऑप्शन करेक्ट होगा। निर्वात में अगर चुंबक सापेक्ष चुंबकशीलता का मान पूछा जाए तो क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। क्लियर। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है दिया है, एम्पियर टर्न प्रति मीटर। एम्पियर टर्न प्रति मीटर किसकी इकाई है, किसकी इकाई है? तो दोस्तों आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि एम्पियर टर्न मीटर किसकी इकाई है। तो इन्होंने दिया है पहला एमएमएफ की, बी ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है रिलक्टेंस की, और हमारा डी ऑप्शन दिया हुआ है, सी ऑप्शन दिया हुआ है चुंबकीय बल की, और हमारा डी ऑप्शन दिया हुआ है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की। तो आप लोग जल्दी से बताइए दोस्तों इसमें कौन सा करेक्ट होगा। एम्पियर टर्न प्रति मीटर किसकी इकाई है? तो आप लोग देखो, जैसे एमएमएफ है, एमएमएफ का मतलब क्या होता है, एनआई मतलब एम्पियर टर्न, ये हो जाए। रिलक्टेंस का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, या फिर क्या होता है, एम्पियर टर्न पर वेबर प्रति एम्पियर टर्न। उसके बाद अगर चुंबकीय बल की बात करें तो चुंबकीय बल H बराबर क्या होता है? तो हम लोग पढ़े हैं NI/L, यही तो होता है। चुंबकीय बल H बराबर NI/L। अब N क्या है, नंबर ऑफ टर्न इसके स्थान पे, और I क्या है, एम्पियर, N क्या है, वर्तन, तो टर्न आ जाएगा, L क्या है, लंबाई, मीटर। एम्पियर टर्न प्रति मीटर किसका इकाई बनी, चुंबकीय बल की। और हमारे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो मात्रक होता है वो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, या फिर क्या होता है, टेस्ला होता है। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए आप लोग वीडियो को शेयर करते रहो यार, आप लोग जल्दी सब लोग, आप लोग टाइमिंग नोट कर लो यार। टाइमिंग जिसको ना पता हो हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं, 9 PM पर डे। ठीक, अगर किसी कारणवश या लाइट या फिर नेट के कारण हो सकता ना आए, नहीं तो आपको वीडियो 9 बजे पर डे ही जब भी आएगी 9 बजे PM पे ही लाइव आएगी। क्लियर। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्वेश्चन क्या है दिया है, जब एक चुंबक को गर्म किया जाता है, जब एक चुंबक को गर्म किया जाता है तो अब आगे आपको बताना है। पहला, यह चुंबकत्व प्राप्त करता है, यह चुंबकत्व प्राप्त करता है, बी ऑप्शन दिया हुआ है चुंबकत्व खोता है, चुंबकत्व खो देता है, सी ऑप्शन दिया हुआ है ना खोता है ना प्राप्त करता है, और डी ऑप्शन दिया हुआ है नोटा, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताओ, जब एक चुंबक लोगे उसको हीट कर दोगे तो उस चुंबक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप लोग सभी का कमेंट आना चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप लोग सभी लोग क्या करिए, कमेंट करके बताइए, एक एक लोग का कमेंट आना चाहिए। तो हमारा कौन सा सही होगा दोस्तों, चुंबकत्व खो देता है, मैग्नेटिज्म उसका क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अगर कोई चुंबक है उसको हीट कर दोगे तो उसमें चुंबक का जो गुण है वो निकल जाएगा। क्लियर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 57 का बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 दिया है, प्रेरण कुंडली किस सिद्धांत पर
कार्य करती है। जो प्रेरण हमारी कॉयल होती है दोस्तों, वो किस सिद्धांत पे काम करती है? तो आप लोग ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है स्वप्रेरण, बी ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है सहप्रेरण, और सी ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है एम्पियर नियम, एम्पियर नियम, और डी ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है, कौन सा नियम दिया है दोस्तों? फ्लेमिंग, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो दोस्तों आप लोग बताइए, जो प्रेरण कुंडली है वो किस सिद्धांत पे काम करती है? बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग सभी लोग कमेंट करिए, एकदम ज़बरदस्त, सभी लोग का कमेंट आना चाहिए इस पे कि कौन सा करेक्ट होगा, चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट। तो प्रेरण कुंडली जो हमारा किस पे वर्क करती है दोस्तों? प्रेरण कुंडली हमारी सहप्रेरण, हमारा क्या दोस्त किस पे दोस्तों? सहप्रेरण, जिसको इसका एक नाम हिंदी में और आता है जिसको बोलते हैं अन्योन प्रेरण। क्लियर दोस्तों? अन्योन क्या बोलते हैं? अन्योन प्रेरण। तो हमारी जो इंडक्टिव कॉयल होती है किस पे काम करती है? अन्योन प्रेरण, सहप्रेरण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर? तो आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं होता क्या है म्यूचुअल इंडक्शन ना। सहप्रेरण क्या होता है? सहप्रेरण ये होता है, जैसे ये हमारी एक कोई कॉयल है, क्लियर, समझना अच्छे से आप लोग, ये हमारी कोई कॉयल है, एक कॉयल हमारी ये इसके पास में रखी है, ये दूसरी कॉयल है, क्लियर, ये पास में दूसरी कॉयल रखी है और इसमें हमने सप्लाई से इसको जोड़ दिया, क्लियर। जब इसको हम लोग क्या करेंगे? सप्लाई से जोड़ेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे एक की लगा देंगे, यहाँ पे धारा फ्लो हो रही है। जब यहाँ पे इसको हमने सप्लाई यहाँ से दिया, चूँकि यहाँ की जब जोड़ेंगे धारा फ्लो होगी, जब इस धारा में परिवर्तन होगा, जब इस धारा में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगी, मतलब इस कुंडली के में धारा में परिवर्तन होगी, तो जो पास में दूसरी कुंडली रखी है जो इससे डायरेक्ट जुड़ी नहीं हुई, कोई भी इसमें डायरेक्ट सप्लाई कनेक्ट नहीं है, मगर क्या होगा? जब इसमें धारा में परिवर्तन होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होगी या रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, जो पास की कुंडली है उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा दोस्तों? एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और जो यही घटना होगी क्या कहलाती है? अन्योन प्रेरण या सहप्रेरण या फिर म्यूचुअल इंडक्शन। इसका कहने का मतलब क्या है? जब किसी कुंडली में धारा या फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो पास में रखी दूसरी कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कुंडली का जो यह गुण होता है क्या कहलाता है? अन्योन प्रेरण कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है या फिर सहप्रेरण कहलाता है। बात समझ में आई दोस्तों कि नहीं? बहुत सिंपल सा था, सहप्रेरण बहुत सिंपल है। इसी पे हमारी क्या काम करती है? इंडक्टिव कॉयल, प्रेरण कुंडली। क्लियर दोस्तों? चलिए, समझ में आ गया सबको? आप लोग कमेंट करके बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आ गया। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। जिसको समझ में ना आए वीडियो को रिवर्स करके देख लेना, बैक करके पीछे, तो हमेशा के लिए है ना, समझ लेना। चलिए हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं आगे। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, बहुत छोटा सा, इसका सभी का आंसर आना चाहिए। इसमें दिया हुआ है, देखो एक सिंपल सी सर्किट इन्होंने डिजाइन कर दी है, ये ना, ये इन्होंने सिंपल सी सर्किट डिजाइन कर दी है। यहाँ पे पॉइंट दे दिया, यहाँ पे अब इसमें रेजिस्टेंस दे दिया। यहाँ का रेजिस्टेंस क्या है? 10 ओम, यहाँ का रेजिस्टेंस 2 ओम, यहाँ का रेजिस्टेंस 1 ओम। क्लियर दोस्तों? इन्होंने दे दिया है, ये सारे ओम में है। क्या कह रहे हैं? परिपथ की चालकता ज्ञात करो, चालकता ज्ञात करो। दोस्तों आपको सभी को आंसर करना है, हमने आंसर दे दिया चालकता। चालकता ज्ञात करनी है तो देखो इन्होंने क्या दिया? पहला 13 महो, बी 1.6 महो, सी 6 महो और डी 2.5। क्लियर दोस्तों? चालकता ज्ञात करनी है, इसलिए हमने ओम का उल्टा बनाया, चूंकि चालकता का मात्रक क्या होता है? महो होता है।
तो आप लोग जल्दी से, आपके पास 10 सेकंड है, आप लोग 10 सेकंड में बताइए इसका आंसर क्या होगा। वो 10 नहीं, 5 ही सेकंड में बता सकते हैं। तो आप लोग क्या करिए यार, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और वीडियो देखने के बाद आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, जिससे क्या हो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग नेक्स्ट डे जुड़े। क्लियर दोस्तों? तो आप लोग इसका आंसर बताइए जल्दी से। मजा आ रहा कि नहीं यार आप लोगों को क्वेश्चन में? बहुत सही आंसर आया। देखो, अगर नहीं आ रहा तो बहुत सिंपल सा सवाल है। आपको क्या दिया हुआ है? पहले रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और सारे रेजिस्टेंस किस में जुड़े हैं? किस में जुड़े हैं दोस्तों? समांतर में। तो इनका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। 1/r बराबर तो 1/10 प्लस 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1। इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या हो जाएगा? 10। तो 10 के यहाँ पे तो 1 ही रह जाएगा, यहाँ से 2 इसको काटोगे 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? 10। ये हो जाएगा 1/r बराबर, या आगे सॉल्व करोगे तो 1/r बराबर हो जाएगा 16/10। यही तो हो जाएगा 16/10। अब आप लोग ध्यान दो, हम जानते हैं g बराबर क्या होता है? 1/r, और यही चालकता हमें निकालनी है। तो 1/r के स्थान पे क्या लिख सकते हैं दोस्तों? g लिख सकते हैं, और g बराबर 16/10 या फिर 1.6 ओम। कोई दिक्कत? बताइए, कितना सिंपल सा सवाल था। समझ में आया कि नहीं? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लगा लीजिएगा, क्योंकि ऐसा सवाल आएगा तो आप लोग गलत कर दोगे तुरंत। जो अगर किसी ने जोड़ दिया तो यही आंसर आ जाएगा, आपका आंसर गलत होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए, चालकता कहो डायरेक्ट जोड़ दो, जोड़ना नहीं, पहले रेजिस्टेंस में निकाल लो, फिर चूँकि चालकता बराबर 1/r होता है, डायरेक्ट रख देना फार्मूले पे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 है, चुंबकीय बल हटा लेने के बाद किसी पदार्थ की चुंबकत्व बनाए रखने का गुण को क्या कहते हैं? क्लियर दोस्तों? कह रहा है कि किसी चुंबकीय बल, कोई मतलब पदार्थ है, उसमें चुंबकीय बल हटा लिया जाए, उसके बाद अगर वो चुंबकत्व को बना के रख रहा है वो पदार्थ, तो उसको क्या कहते हैं? तो इन्होंने पहला ऑप्शन दिया है पारगम्यता, जिसको बोलते हैं परमेबिलिटी। इंग्लिश में क्या होती है इसकी? परमेबिलिटी होती है। दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है प्रतिअष्टम्भ, और सी ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है शैथिल्य। जिसको बोलते हैं क्या? हिस्टेरिसिस। और हमारा डी ऑप्शन होता है, क्या होता है दोस्तों? धारणा शक्ति। तो आपको बताना है क्या होती है। आप लोग जल्दी बताइए, हिस्टेरिसिस या फिर इसको हिंदी में शैथिल्य बोला जाता है। क्लियर? तो आप लोग जानिए, बताइए क्या होगा। चुंबकीय बल हटा लो, उसके बाद अगर चुंबक में उसका गुण बना रहता है चुंबकत्व, तो घटना क्या कहलाती है? तो पारगम्यता परमेबिलिटी होती है, जो उसकी क्या करती है? चालकता वालकता के लिए होती है। प्रतिअष्टम्भ क्या होता है? प्रतिअष्टम्भ जो फलक के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। शैथिल्य हिस्टेरिसिस क्या होती है? जो उसका ग्राफ बनता है, क्षेत्रफल जो ऐसा डिजाइन होता है, जो ऐसे करके वो बनाया जाता है, ये शैथिल्य होती है। मगर जो हमारी धारणा शक्ति होती है, किसी पदार्थ के चुंबकत्व को धारण करने का जो क्षमता होती है, वही क्या कहलाती है? किसी पदार्थ की धारणा शक्ति। अगर कोई पदार्थ चुंबकत्व को बना के रख रहा है,
हटा लेने के बाद चुंबकीय क्षेत्र वो किस पे डिपेंड करता है, धारणा शक्ति पे डिपेंड करता है, कितना वो मैग्नेट को अपने अंदर धारण कर सकता है उसके गुण को। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, धारणा शक्ति, या इंग्लिश में बोला जाता है रेटेंटिविटी। क्या बोला जाता है दोस्तों, रेटेंटिविटी, और उसको बोलते हैं धारणा शक्ति। तो हमारा 60 नंबर में हमारा कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। होगा कि नहीं होगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 दिया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अस्थाई चुंबक का अस्थाई चुंबक का मुख्य लाभ क्या है। अगर हम लोग अस्थाई चुंबक यूज कर रहे हैं तो उसका लाभ क्या है, मेन लाभ क्या है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है चुंबकीय फ्लक्स बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स बदल सकते हैं। बी ऑप्शन दिया हुआ है कोई भी चुंबकीय पदार्थ प्रयोग किया जा सकता है। सी ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है हिस्टैरिसीस हानि कम होती है। डी ऑप्शन दिया हुआ है नोटा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए अस्थायी चुंबक का जो मुख्य लाभ होता है वो क्या होता है। तो जैसे इन्होंने पढ़ा है चुंबकीय फ्लक्स को बदल सकते हैं, कोई भी चुंबकीय पदार्थ प्रयोग किया, हिस्टैरिसीस हानियां कम होती हैं। तो इसमें देखो सबसे अच्छा कौन सा है, सबसे अच्छा हमारा पहला ऑप्शन है ना, चुंबकीय फ्लक्स को बदल सकते हैं। हम अपने अनुसार उसमें क्या है, फ्लक्स के मान को चेंज करते हैं अस्थाई में। जो अस्थाई बनकर आप लोग अस्थाई मैग्नेट बना दोगे ना, तो अस्थाई में जो एक बार अस्थाई बन गया उसमें कोई भी चीज़ चेंजिंग नहीं हो, कोई भी फ्लक्स में सोचो परिवर्तन हो जाए, घट जाए, बढ़ जाए अपने अनुसार तो नहीं होगा। बट अगर हम लोग क्या हो अस्थाई चुंबक का प्रयोग करेंगे तो उसमें क्या हो, अपने अनुसार फ्लक्स के मान को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसीलिए जो जितने बड़ी मशीनें होती हैं उसमें परमानेंट मैग्नेट का यूज नहीं किया जाता, अस्थाई चुंबक का यूज नहीं किया जाता। कौन सा किया जाता है दोस्तों, अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक से हमारा फायदा है, जैसे परमानेंट अगर मैग्नेट यूज कर दोगे तो वहाँ पे जब मशीन नहीं चल रही होगी तब भी वहाँ पे फ्लक्स होगा, और जब वहाँ पे परमानेंट फ्लक्स रहेगा हमेशा, चाहे मशीन चल रही हो ना चल रही हो, तो वहाँ पे आयरन लॉस हमेशा होता रहेगा, चाहे मशीन चल रही हो या फिर बंद हो। तो इसीलिए हम लोग के जैसे अब अस्थायी चुंबक यूज करोगे तो जब सप्लाई आएगी तभी फ्लक्स बनेगा, तभी हमारा आयरन लॉस होगा, जब लोड लगेगा कॉपर लॉस होगा। इसीलिए जितनी भी बड़ी मशीनें होती हैं सब जगह अस्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं टेम्पररी मैग्नेट। मगर जितनी भी छोटी छोटी मशीनें होती हैं वहाँ पे अस्थायी चुंबक का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लॉस बहुत मायने नहीं रखता है। क्लियर, चलिए समझ में आ गया। चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 एकदम समझ में आ रहा ना, एकदम जबरदस्त एकदम पढ़ना है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है हमको, एक एक क्वेश्चन पे लेके चलना है। हर टाइप का क्वेश्चन आपको करा दिया जाएगा मैग्नेट में, कुछ भी बचेगा नहीं। दिया है एक प्रेरक, न्यूमेरिकल है छोटा, आंसर आप सभी को करना है। दिया है एक प्रेरक में विद्युत धारा 4 मिली सेकंड में 0 से क्या हो जाती है, 200 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर हो जाती है। कितने सेकंड में, 4 मिली सेकंड में। कितनी, 0 से 200 मिली एम्पियर हो जाती है। उसके बाद और वोल्टेज कितना हो जाता है, 100 मिली वोल्ट, 100 मिली वोल्ट हो जाता है।
ठीक है, इतना सब कुछ हो जाता है। फिर कह रहा प्रेरक का मान ज्ञात करो, प्रेरक का मान ज्ञात करो। आप लोग को इसका आंसर सभी को बताना है, फार्मूला एक ही लगना है, सिंपल सा है। तो दिया है पहला ऑप्शन 2 मिली हेनरी, बी ऑप्शन दिया हुआ है 0.5 मिली हेनरी, सी ऑप्शन दिया हुआ है 8 मिली हेनरी और डी ऑप्शन दिया हुआ है 4 मिली हेनरी। तो आप लोग जल्दी से आंसर करके बताइए, आपके पास 10 सेकंड टाइम है, 10 सेकंड में आप लोग इसका आंसर बताइए। क्लियर? 10 सेकंड में आप लोग इसका आंसर करिए, फिर हम लोग चलेंगे आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। क्लियर दोस्तों? हाँ, तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए क्या होगा। तो देखो इसमें फार्मूला वही सेम लगना है। देखो धारा दिया है हमें और समय दिया है, उसके बाद वोल्ट दिया है, हमें एल निकालना है। तो ई बराबर यार दोस्तों एक ही फार्मूला है, एल डी आई अपॉन डी टी। अब आपको याद रखना वोल्टेज कितना दिया हुआ है दोस्तों, इसका वोल्टेज कितना दिया हुआ देखो 100 मिली वोल्ट, मतलब 100 गुणे 10 की घात -3 बराबर एल। उसके बाद आई का मान क्या दिया है 200 मिली एम्पियर, तो 200 गुणे 10 की घात -3 बटे उस धारा कितनी है 4 मिली सेकेंड, तो भी 10 की घात -3। देखो ये कट जाएगा कि नहीं, कट गया, और इस शून्य से ये कट गया, कट गया कि नहीं। अब क्या बचा दोस्तों, अगर बात किया जाए तो एक क्या बचा, यहाँ पे बचा 10 की घात -3 बराबर 2/4 इंटू एल। 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो एल बराबर हो गया 2 गुणे 10 की घात, ऊपर लिख देते हैं क्या आया है कट के 2 गुणे 10 की घात -3, या फिर एल बराबर 2, इसके स्थान पे मिली लिख सकते हो हेनरी। क्लियर दोस्तों? समझ में आया कि नहीं? आप लोग कमेंट करिए आपको ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। बस आपको मिली में कन्वर्ट करना पड़ेगा सारे को, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए, तो हमारा कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही हुआ, ए ऑप्शन हमारा क्या है इसमें करेक्ट है। हो गया दोस्तों? चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा हो। क्लियर? चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। एक बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, अभी एक क्वेश्चन और करवाएंगे मैग्नेट में, जब तक आप लोग का एकदम अच्छे से तैयार नहीं हो जाता है। अगला दिया है चुंबकीय फ्लक्स प्रबलता, चुंबकीय फ्लक्स प्रबलता होती है, चुंबकीय फ्लक्स प्रबलता होती है, क्या होती है? इसमें दिया है पहला ऑप्शन स्केलर रास, मतलब इसका मतलब अदिश रास, बी वेक्टर रास, सी फेजर, डी नोटा। तो हमारी जो चुंबकीय फ्लक्स प्रबलता की जो इकाई होती है वो क्या होती है, कौन सी राशि होती है दोस्तों, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कौन सी दोस्तों, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 63। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको सभी करना है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एकदम ज़बरदस्त। लिखो, आवृत्ति बढ़ने पर, आवृत्ति बढ़ने पर चालक के अंदर चुंबकीय फ्लक्स, आवृत्ति बढ़ने पर चालक के अंदर चुंबकीय फ्लक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है वृद्धि होगी, बी ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है घटेगी, फ्लक्स घट जाएगा, सी स्थिर रहेगा,
और डी ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप लोग बताइए, एकदम सोच समझ के आंसर करिएगा कि अगर आवृत्ति बढ़ा रहे हैं तो चालक के अंदर फ्लक्स के मान पे क्या प्रभाव पड़ेगा। क्लियर दोस्तों? तो आप लोग इसका आंसर बहुत सोच समझ के करिएगा, एकदम एक्यूरेट आंसर आना चाहिए सभी का, एक एक लोग का। तो आप लोग पहली बात तो आपको जानना चाहिए फिर फ्लक्स और आवृत्ति में रिलेशन क्या होता है ना। बिना फ्लक्स और आवृत्ति में आप रिलेशन जाने आप बता ही नहीं पाओगे तो क्या होगा। तो हम आपको बताते हैं, जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है दोस्तों, 1/फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। क्या होगा दोस्तों, फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब व्युत्क्रमानुपाती होगा तो बताओ क्या फर्क पड़ेगा। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, आवृत्ति बढ़ा रहे हैं, जब आवृत्ति बढ़ेगी तो फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, क्या होगा, घट जाएगा। इसीलिए जानते हो जो हमारी मशीन बनती है, जैसे ट्रांसफार्मर जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं, अगर कहेगा कि एक ट्रांसफार्मर है 50 kV की है उस तो 50 kV का मतलब 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे चल रहा है, एक ट्रांसफार्मर है हमारा 150 हर्ट्ज पे चल रहा है और रेटिंग दोनों की सेम है, तो कौन सा ट्रांसफार्मर की साइज़ छोटी होगी, तो आप लोग बताते हो जो 150 हर्ट्ज पे चल रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ जो कोर बनी है, कोर में फ्लक्स घनत्व का मान कम हो गया है, और जब कोर में फ्लक्स घनत्व का मान कम हो गया तो उसको हम लोग कोर को पतला बना के ट्रांसफार्मर की साइज को छोटा कर देते हैं। तो यही होता है, फ्रिक्वेंसी बढ़ने पर फ्लक्स का मान घटता है, और फ्लक्स का मान घटता है तो किसी भी मशीन की साइज क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, उसका भार भी कम हो जाता है। तो दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर दोस्तों? समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नहीं तो गलत करके आओगे। तो आप लोग बताइए आपको समझ में आया कि नहीं, आ गया? बहुत अच्छे दोस्तों, समझ में आ गया। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बस आप लोग क्या करिए, जो लोग चैनल पे यार नए आए हो, प्लीज़ चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 दिया है रिएक्टेंस, जिसको इंग्लिश में भी ये लिखते हैं रिएक्टेंस का व्युत्क्रम क्या कहलाता है। दोस्तों आप लोग बताइए, रिएक्टेंस जो होता है उसका व्युत्क्रम क्या कहलाता है। तो इन्होंने पहला ऑप्शन दिया है कंडक्टेंस, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है ना, लिख दें कंडक्टेंस। दूसरा ऑप्शन दिया है एडमिटेंस, क्या दिया है, एडमिटेंस। और सी ऑप्शन हमारा दिया है ससेप्टेंस, क्या दिया है दोस्तों, ससेप्टेंस। और हमारा जो डी ऑप्शन दिया है वो क्या दिया है, रिलक्टेंस। तो दोस्तों बताइए, जो रिएक्टेंस होता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमारा जो होता है क्या होता है दोस्तों, ससेप्टेंस। ससेप्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, रिएक्टेंस। एडमिटेंस से क्या होता है, इम्पीडेंस हो जाता है। कंडक्टेंस से क्या हो जाता है, व्युत्क्रम रेजिस्टेंस हो जाता है। तो आपको बस इसका सबका एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती आपको याद रखना है, सारे याद हो जाए। तो यहाँ पे आप जानना, रिएक्टेंस का जो व्युत्क्रमानुपाती होता है वो दोस्तों क्या होता है, ससेप्टेंस होता है। देखो सबकी इसकी जो हिंदी होती है चालकता, एडमिटेंस की हिंदी होती है प्रवेशता, ससेप्टेंस की जो हिंदी होती है वो क्या होती है, अनुकारिता, और रिलक्टेंस की हिंदी होती है प्रतिष्ठम्भ। तो जो ये ससेप्टेंस होता है ये क्या होता है, इसको हम लोग 20 से दिखाते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, महो होता है। अगर ये इंडक्टिव केस में पूछा जाए, प्रेरक के केस में इसका मान कैसा होगा, तो ऋणात्मक होता है। कैपेसिटिव के केस में क्या होता है, तो दोस्तों धनात्मक होता है। बस आपको यही सब याद रखना है, बहुत सिंपल सा टॉपिक ये था। आप बताइए आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई कि नहीं, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन थे ना, एकदम सिंपल। तो दोस्तों तो आप लोग बताइए कि आपको हमारी जो आज की ये वीडियो थी ये कैसी लगी।
आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ना दोस्तों। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे अभी मैग्नेट में और कुछ अच्छे क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको भी करा देते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे मशीन पे, एकदम ज़बरदस्त मशीन का ऑब्जेक्टिव करेंगे। बस क्या करिए आप लोग, बस एक ही काम करिए यार, आप लोग को सब कुछ फ्री है। बस क्या करिए, वीडियो को आप लोग शेयर करिए और अपने दोस्तों से कहिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और सभी लोग 9 बजे लाइव आओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।